जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख बंदरगाह, जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ेंगे। 25 से 30 मिनट का छोटा सा टॉपिक है और प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 अंक हमें दे जाता है। क्या दिक्कत है पढ़ने में? दो स्टेप में इसको हम पढ़ेंगे। पहला स्टेप हमारा यह रहेगा कि इसको हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि एक एक बंदरगाह को इसको हम उठाएंगे इसमें, और उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है उसको पूरा पढ़ेंगे। और ये पक्का हम आपसे वादा करते हैं, अगर जो आप पूरा हमारा वीडियो डिस्क्रिप्टिव देखेंगे तो इसके बाद में जो हम 5 मिनट इसकी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे दूसरे स्टेप में, तो वो आपसे सारे बन जाएंगे। और प्रत्येक किसी ना किसी परीक्षा से पूछे गए एमसीक्यू होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं। और हम तो कहते हैं भैया आप लोग इसे 3 स्टेप में पढ़िए। तीसरे स्टेप में क्या करते रहिए, इसके यहाँ पर नोट्स बनाते रहिए। नोट्स से क्या होता है कि जब हम चीज़ों के नोट्स बनाते हैं, मतलब एक ही चीज़ को 3 बार से पढ़ लेते हैं कि हमने नोट्स बना लिए, मतलब लिखने का काम कर लिया। डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिए, मतलब हमको किसी ने समझा दिया। और एमसीक्यू के सॉल्व कर लिए, तो वो टॉपिक हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, हमारे बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाता है। और जब हमारा एग्जाम आता है तो उसको हमें सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत रहती है। और ये थोड़ी स्मार्ट अप्रोच भी पढ़ने की है। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बंदरगाह ही किसे कहते हैं। कि भारत में जो प्राचीन काल से ही पड़ोसी देशों के साथ व्यापार किया जाता रहा है। यह व्यापार जल मार्ग और स्थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। जल मार्ग से नावों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। आधुनिक समय में व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाता है। जलयानों से व्यापार वायुयानों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। व्यापार करने के लिए नदियां, समुद्र तटों के कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से हो सके। इन्हीं बंदरगाह कहते हैं। तो आप सिंपल भाषा में समझिए कि बंदरगाह किसे कहते हैं। तो व्यापार करने के लिए जो बहुत ही सस्ते साधन होते हैं, क्योंकि हम विदेशों से व्यापार 2 माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि हमारा भारत देश जो है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। कुछ ही जगह से हम सड़क मार्ग से व्यापार कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा जगह से हमें एक तो वायुयान का सहारा लेना पड़ेगा, दूसरा जलयान का सहारा लेना पड़ेगा। वायुयान हो सकता है, ये जलयान हो सकते हैं। तो वायुयान जो होते हैं, आपने देखा होगा कि जो इससे होता है कि इससे जब हम व्यापार करेंगे तो हमें महंगा पड़ेगा। और जब चीज़ हमें महंगी पड़ेगी तो महंगी बेचनी पड़ेगी भैया, वैसे ही महंगाई से हमारा दिमाग खराब हो रहा है। इसीलिए हम चीज़ों को जलयान के माध्यम से करते हैं। जलयान में क्या होता है, एक समय में ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं और कम खर्चा आता है। इससे चीज़ें हम मार्केट में कम पैसे में उपलब्ध करवा पाते हैं। तो व्यापार करने की बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होते हैं हमारे जो बंदरगाह होते हैं। इन्हीं के यहाँ पर जलयान आकर रुकते हैं। यहाँ से सामान हमारा जो है ट्रकों में लोड होकर बाकी देशों में, बाकी देश में चला जाता है, यहाँ से बिक जाता है। तो व्यापार करने के बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होते हैं। पहले जब हमारे पास नावें हुआ करती थी, तब नाव से व्यापार किया करते थे, नाव से आयात निर्यात किया करते थे, फिर चीज़ों को लाकर अपने देश में बेचा करते थे। अब हमारी टेक्नोलॉजी में विकास होता चला गया। प्रत्येक देश की टेक्नोलॉजी में विकास होता चला गया। हर देश से हम जलयानों के माध्यम से अपना व्यापार करते हैं। और हमें जो यह जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इसका यह है कि यह जो समुद्र नदी के तटों पर इसका व्यापार करेंगे। जो होता है ये समुद्र नदी के तटों पर होते हैं। ये समुद्र नदी के तटों पर ये चीज़ें, मतलब बंदरगाह होती है, समुद्र नदी के तटों पर बनाए जाएंगे। और वहाँ से हम आसानी से अपने सामान का आवागमन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पहला बंदरगाह या बंदरगाह के बारे में थोड़ा और। तो हमारे जो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं, उसमें देखा जाए तो 13 बड़े बंदरगाह हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें ही आज पूरा हम समाप्त करेंगे। और जो 200 छोटे बंदरगाह हैं, ये 200 छोटे बंदरगाह, इसमें से जो महत्वपूर्ण है, इसको हम अगले वीडियो में पूरा समाप्त कर लेंगे। जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। सर्वाधिक बड़े बंदरगाहों में 13 बड़े बंदरगाह, उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में 3। ये चीज़ याद रखनी है। और जो 200 छोटे बंदरगाह हैं, इन 200 छोटे बंदरगाहों में सर्वाधिक बंदरगाह है 53। कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। और 200 छोटे बंदरगाहों में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और बड़े बंदरगाहों में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। बंदरगाहों के अगर जो प्रकार देखें जाए यहाँ से, अगर जो हम बंदरगाह के प्रकार देखें, बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके 2 महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं। एक तो होता है हमारा प्राकृतिक बंदरगाह, और दूसरे होते हैं कृत्रिम बंदरगाह। अब हम अगली स्लाइड में क्लियर करते हैं कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन से हैं और कृत्रिम बंदरगाह कौन-कौन से होते हैं। और इस इमेज में जो ये बंदरगाह है, ये कैसा है? ये नेचुरल बंदरगाह है। और ये कृत्रिम, मतलब आर्टिफिशियल बंदरगाह, जो हम लोगों के द्वारा विकसित किया गया है। बंदरगाह के लिए एक सबसे अच्छी सिचुएशन आप देखिए कि सबसे अच्छी स्थिति इसकी क्या होती है कि वहाँ पर जो है समुद्र का जल शांत होना चाहिए। और समुद्र का जल शांत रखने के लिए उसकी किनारा खटा-फटा होना चाहिए। बिल्कुल सीधा किनारा अगर जो होगा तो लहरें तेज़ी से आएँगी और टकराएँगी और ऊपर तक की तरफ बढ़ जाएँगी। इससे क्या होगा, अगर जैसे मान लो हमारा जहाज़ खड़ा है, उससे चाहे लहरें टकराएँ तो उस जहाज़ को भी दिक्कत होगी। जहाज़ में भी त्रुटियाँ आ सकती हैं, और एक तो जो हमारा सामान होगा उसमें बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए क्या होना कि समुद्र जो है शांत, वहाँ पर जल होना चाहिए। या समुद्र हो या नदी हो, जहाँ भी बंदरगाह बनाया जाए वहाँ का जल जो है शांत होना चाहिए। सबसे अच्छी सिचुएशन ये होती है। तो इसीलिए जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं, कि अगर जो वहाँ
वहाँ का किनारा कटा फटा है, मान लो ये ऐसे किनारा कटा फटा है, तो वहाँ पर बंदरगाह बना दिया गया आराम से। इसीलिए जो बंदरगाह की जो मुख्य स्थिति होनी चाहिए, वो अगर जो नेचुरली हमें प्राप्त हो चुकी है, तो उसे हम प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। और अगर जो उस स्थिति को बनाने की हमें आवश्यकता पड़ी है, मान लो जैसे इस दीवार के सहारे इसको बनाया गया, मान लो एक घातक समुद्र की लहर है, इस दीवार से टकराने के बाद थोड़ी शांत हो जाएगी, फिर यहाँ से रास्ता बनाकर ये बंदरगाह बनाया गया। इस चीज़ों से हमें क्या होता है, लेकिन इसकी गहराई भी बहुत होनी चाहिए। इसकी गहराई मतलब भर क्यों नहीं है, क्योंकि जहाज बहुत बड़े होते हैं। आपने गाँव में नाव देखी होगी कि वो जब कम पानी होता है तो नीचे लग जाती है, आगे नहीं बढ़ सकती है। इसी प्रकार से जो हमारे जहाज हैं काफ़ी भारी भरकम होती है, इसके लिए इनकी गहराई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसी प्रकार इसीलिए उस जल को शांत करने के लिए वहाँ पर जो कृत्रिम तरीके से बनाया था, इसीलिए उसको हम कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। तो ये हमारी कृत्रिम और प्राकृतिक बंदरगाह में मुख्य अंतर होता है, क्योंकि वो उस प्रकार की स्थिति बनाना, जिस प्रकार से बंदरगाह की स्थिति है, वो स्थिति बनाना कृत्रिम और प्राकृतिक बंदरगाह को 2 भागों में बाँटा गया है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि कृत्रिम बंदर इस मैप को आप बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि यहीं से सारे बंदरगाह आपके क्लियर हो जाएँगे। और सबसे बड़ी बात है कि बंदरगाह का नाम और जगह बिल्कुल पक्का याद होनी चाहिए, और वो इस मैप से हम आपको क्लियर कर देंगे। ये हमारा पश्चिमी तट है और ये हमारा पूर्वी तट है। यहाँ पर हमारा देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर हमारा अरब सागर है, और यहाँ पर हिंद महासागर है। तो ये चीज़ें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा पश्चिमी तट है, कौन सा पूर्वी तट। तो ये हमारा पश्चिमी तट है, ये हमारा पूर्वी तट है। पश्चिमी तट में अरब सागर है और पूर्वी तट में बंगाल की खाड़ी है, और नीचे हमारा हिंद महासागर है, जो श्रीलंका भी यहीं पर पास में स्थित है। भारत देश से लटका हुआ श्रीलंका जो पास में ही स्थित है। आप जब मैप देखेंगे तो श्रीलंका का मैप भारत के मैप के साथ श्रीलंका का मैप फिर मिल जाता है, आप श्रीलंका का मैप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपने बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह कांडला बंदरगाह की स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो है उत्तर भारत के सटा करा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो सटा हुआ राज्य हमारा जो है गुजरात, गुजरात में यह बंदरगाह बनाया गया। गुजरात में बंदरगाह बनाया गया, इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जानते होंगे, उसी के नाम पर इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। यह बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया। अब यहाँ पर चीज को समझना है कि भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। क्यों भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया, क्योंकि उसके पहले भारत का जो व्यापार हुआ करता था कराची बंदरगाह से हुआ करता था। कौन से, कराची बंदरगाह से अलग हुआ करता था। अब कराची बंदरगाह हो गया अलग। जब भारत और पाकिस्तान 2 भारत में बढ़ गया, इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश जब बन गए, तो कराची तो चला गया पाकिस्तान में। कहाँ चला गया, कराची चला गया पाकिस्तान में। तो भारत में एक बड़े बंदरगाह की आवश्यकता पड़ी, और वो बंदरगाह हमारा दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, मतलब कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहा जाता है, इस बंदरगाह के रूप में खोला गया, बनाया गया। ये बंदरगाह हमारा बनाया गया। तो आज़ादी के बाद बनाया गया बंदरगाह कौन सा है, तो हमारा कांडला बंदरगाह है। क्यों बनाया गया, क्योंकि भारत में जो व्यापार हुआ करता था पूर्व पश्चिमी देशों से व्यापार करने का जो कराची बंदरगाह था, उसका प्रयोग बंद हो गया कि भारत से, क्योंकि पाकिस्तान में चला गया। और उत्तर भारत की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह यही है। क्यों भैया महत्वपूर्ण है ये चीज़ समझिए आप, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब जब हम सड़क के माध्यम से आयात निर्यात करेंगे, वो हमें महंगा पड़ेगा। सड़क के माध्यम से या वायुयान के माध्यम से जब भी हम आयात निर्यात करेंगे तो हमें महंगा पड़ेगा। इसलिए मान लो हमें कोच्चि बंदरगाह में कोई हमारा सामान उतरा, और कोच्चि बंदरगाह से इससे हमें ले जाना है, मान लो उत्तर भारत में इसको ले जाना है, तो आप रोड के माध्यम से जाएंगे तो कितना महंगा पड़ जाएगा। और ट्रकों में माल जाएगा, सबसे बड़े जंपर ट्रक होते हैं, उससे ही माल जाया जा सकता है। उसमें कितना माल सकता है, एक जहाज में दसों जंपर, हजारों, पचासों जंपर ट्रक आ जाएंगे। तो इसीलिए कोच्चि बंदरगाह से माल भेजा गया कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह से फिर आगे जाने का रास्ता नहीं है, इसीलिए सड़क के माध्यम से ले जाता। अगर जो उत्तर भारत में भी अगर जो किनारे नदियाँ होती, तो वहाँ पर क्योंकि साइड में तो पाकिस्तान आ जाएगा ना, इसलिए मतलब यहाँ से हमारे देश में व्यापार किया, मतलब अब आगे जो निर्यात किया जाएगा वस्तु यहाँ पर आराम से पहुँच जाएंगी। तो आयात निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। और उत्तर भारत में इससे आवश्यकताओं की बहुत ज़्यादा पूर्ति की जाती है। मतलब ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन राज्यों के लिए तो जान है बिल्कुल, क्योंकि उत्तर इन जगहों की जनसंख्या भी ज़्यादा है, और आयात निर्यात के साधन सब दक्षिण भारत से चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। अगले बंदरगाह को हम पढ़ेंगे अब अगली स्लाइड पर। अगला राज्य का जो देखें दक्षिण भारत में तो हमारा मुंबई आता है। ऊपर से हम स्टार्ट किए, सबसे पहले हमने गुजरात का कांडला पढ़ लिया। अब गुजरात से सटा राज्य जो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से स्टार्ट करेंगे। ये जो हाईलाइटेड हमने किया है, ये महाराष्ट्र से हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर 2 बंदरगाह हैं। एक तो ये मुंबई हाई के नाम से प्रसिद्ध है। क्या कहा जाता है इसको मुंबई हाई कहा जाता है, और ज़्यादातर जगह पर मुंबई लिखा मिलेगा आपको, मुंबई हाई और नेवा सेवा बंदरगाह। सबसे पहले हम मुंबई हाई के बारे में पढ़ेंगे। तो मुंबई बंदरगाह या मुंबई हाई बंदरगाह जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह
है, लेकिन सबसे बड़ा बंदरगाह कैसा है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है? तो मुंबई है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सर्वाधिक व्यापार भारत में इसी बंदरगाह से किया जाता है और इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जितना हाईलाइटेड किया गया है वो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। कौन से? मुंबई बंदरगाह से होता है और सबसे बड़ा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। अब हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। तो इस बंदरगाह पर ओवरलोड को कम करने के लिए नेवा सेवा बंदरगाह बनाया गया। साइड में ही इसके पास में, बिल्कुल पास में ही नेवा सेवा बंदरगाह बनाया गया है। महाराष्ट्र राज्य में भी स्थित है, लेकिन एक कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया है। हमने कहा कि इस बंदरगाह पर जो वर्कलोड था उसको कम करने के लिए का कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया, जिसको नेवा सेवा बंदरगाह कहा गया। अब इसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कर दिया गया है। अब नेवा सेवा तो सभी को याद रहता है भैया, बिल्कुल दिमाग और रग रग में बस जाता है। लेकिन जवाहरलाल बंदरगाह भी हमें याद रखना है कि अब एग्जाम जो है वो स्टैंडर्ड, एक उनका जो लेवल है बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हमारा कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है और चीज़ें हमारे पास वही हैं। तो उनमें और कुरेद कर चीज़ों को पूछे रहे, खखोर कर, जैसे ना बीपीएससी जो होती है क्वेश्चन को खखोर कर पूछती है, उस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। अब इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए, ये चीज़ें हमने आपको बता रखी कि मुंबई पर, जो मुंबई में बंदरगाह था उस पर भैया बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा उस पर व्यापार होता, जहाज आती थी जाती थी, तुरंत तुरंत सिस्टम होता रहता था। इसीलिए उस पर वर्कलोड को कम करने के लिए उसी के पास में एक छोटा बंदरगाह बनाया गया, नेवा बंदरगाह, नेवा सेवा बंदरगाह। ये से कृत्रिम बंदरगाह था, ये मुंबई का कृत्रिम बंदरगाह है। और मुंबई के प्राकृतिक बंदरगाह की करें महाराष्ट्र में तो मुंबई है बंदरगाह है। उसमें वर्कलोड को कम करने के लिए नेवा सेवा बंदरगाह या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया। अगले हम पढ़ेंगे अब गोवा के मर्मगोवा बंदरगाह। अब मुंबई से हम जब नीचे बढ़ते हैं तो हमारा गोवा आता है और गोवा में मार्मोगांव बंदरगाह, मार्मागांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। लेकिन नदी बहुत महत्वपूर्ण है। यह बंदरगाह किसी समुद्र के मुहाने पर नहीं, नदी के मुहाने पर स्थित है। जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित यह बंदरगाह है और यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। कहाँ से? हमारे यहाँ लौह अयस्क ईरान से आता है। तो ईरान से आए लौह अयस्क का जो आयात निर्यात होता है, या आयात ही कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ से हमारे आयात ही खरीदते ही ज़्यादा है, निर्यात भी होता है, लेकिन आयात निर्यात जो हम कैसे करेंगे? जुआरी नदी पर स्थित कौन सा बंदरगाह? मार्मागोवा बंदरगाह। इसे हम याद करने के लिए मार्मागोवा पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? क्या दिक्कत तो नहीं है? जैसे मार्मागोवा पढ़ लेते हैं। गोवा है हमारा, बंदर का नाम तो मार्मोगांव है, लेकिन मार्मोगांव को हटाकर हम इसको मार्मोगोवा पढ़ लेते हैं। मार्मोगोवा से क्या होता है? हमें बंदर का याद रहता है। कहाँ है मार्मोगोवा बंदरगाह? तो गोवा में स्थित है, जुआरी नदी पर स्थित है। लौह अयस्क का जब ये क्वेश्चन बनेगा, अगर जो कभी लौह अयस्क का आयात निर्यात किस बंदर से कहता है, तो ईरान से किस बंदरगाह से किया जाता है? तो मार्मोगोवा बंदरगाह गुजरात से किया जाता है, गोवा से किया जाता है। अगला हमारा न्यू मैंगलुरु। न्यू मैंगलुरु बंदरगाह कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित। इससे महत्वपूर्ण कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं, इसलिए हमने इसको यहीं पर लिख दिया। ये न्यू मैंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है और कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। तो कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे जो पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, बड़े बंदरगाह पूरे हमने क्लियर कर लिए हैं। कांडला कहाँ था? गुजरात में कहाँ था? मुंबई कहाँ था? तो मुंबई है, मुंबई में ही था। और उसके वर्कलोड को कम करने के लिए मुंबई में ही नेहवा सेवा कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया। अगले हम गोवा आए तो वहाँ पर मार्मोगांव बंदरगाह पड़े, जहाँ ईरान से जो है लौह अयस्क का निर्यात यहाँ से किया जाता था। अगले जो हम नीचे बढ़े तो न्यू मैंगलुरु कर्नाटक। न्यू मैंगलुरु कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, वहाँ से हम मैंगलुरु याद रखेंगे तो चीज़ें हमें क्लियर रहेंगी। तो यहाँ से न्यू मैंगलुरु कर्नाटक में बंदरगाह स्थित है। और कोच्चि केरल में, इसी कोच्चि बंदरगाह पर आया था सबसे पहले जुमेरियन ने उसका स्वागत किया था। और 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह इसी कोचीन केरल में पहुंचा था, जो विदेशी व्यापारी था। तो यार इससे मतलब इस टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन हम अगले जब भारत की खोज पढ़ेंगे उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस इस बंदरगाह का। तो हम अगले स्लाइड में क्या पढ़ेंगे? हमारे अपने जो पूर्वी तट के बंदरगाह हैं इनको पढ़ेंगे। तो अगर जो आपसे कोई पश्चिमी तट के बंदरगाह अगर जो किसी सीरियल से पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए गुजरात, फिर मुंबई, फिर गोवा, और फिर हमारा कर्नाटक, और फिर कोच्चि केरल का। ये बंदरगाह हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण बड़े बंदरगाह थे। ये पश्चिमी तट के बंदरगाह। अब हम अगली स्लाइड में पूर्वी तट के बंदरगाह पढ़ेंगे। तो पूर्वी तट पर हम स्टार्ट करते हैं पश्चिम बंगाल से। हमारे यहाँ पर पश्चिम बंगाल से स्टार्ट करते हैं। तो पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है, और उसी के पास में बिल्कुल जैसे कि मुंबई हाई था और नेवा सेवा बंदरगाह था, उसी प्रकार ये कोलकाता बंदरगाह इसी के पास में हल्दिया, इसीलिए हम इसको एक साथ में पढ़ेंगे। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह या पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और हुगली नदी के तट पर स्थित है। जब हम नदियों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि फरक्का बांध से, याद रखना कि फरक्का बांध कहाँ है, बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए कि फरक्का बांध किस राज्य में स्थित है। तो फरक्का बांध
पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। किस पर कहाँ पर स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित है। और उसी फरक्का बांध से गंगा नदी की एक धारा को मोड़ देता पश्चिम बंगाल में, और उसी धारा का नाम है हुगली नदी। और वही हुगली नदी के तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है। और जो कोलकाता बंदरगाह है, हमने आपको बताया कोलकाता और हल्दिया दो बंदरगाह हैं। तो जो कोलकाता बंदरगाह है हुगली नदी के तट पर स्थित है। समझिए चीज़ों को, जो कोलकाता बंदरगाह हमारा है ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। लेकिन ये जो हल्दिया बंदरगाह है, ये हल्दिया बंदरगाह इस कोलकाता बंदरगाह की वर्कलोड को कम करने के लिए समुद्र तट पर बनाया गया बंदरगाह है। अगर जो कोई पूछे कोलकाता बंदरगाह, तो हुगली नदी के तट पर, हमने हुगली नदी को बताया आपको कहाँ से ही कैसे बनी। अब हल्दिया बंदरगाह का ये सहायक बंदरगाह है, इसीलिए हम इसको एक साथ पढ़ लेते हैं, कभी कभी इसको अलग बताया जाता है। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। अगला अगर जो देखिए हम, तो पारादीप बंदरगाह, हम उड़ीसा राज्य में जब बढ़ते हैं तो पारादीप बंदरगाह आता है। और यहाँ से लौह अयस्क यही जापान से निर्यात किया जाता है। झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क जो है यहीं से जापान को निर्यातित किया जाता है। जो उड़ीसा और झारखंड जो लौह अयस्क के लिए हमारे प्रसिद्ध राज्य हैं, इससे अगर जो निर्यात की बात की जाए तो जापान में निर्यात किया जाने वाला लौह अयस्क इसी पारादीप उड़ीसा बंदरगाह से किया जाता है। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा गया, इसीलिए इसको हमने रख लिया है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में पारादीप बंदरगाह स्थित है। और उड़ीसा राज्य में, झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क जो होता है इसी पारादीप बंदरगाह से निर्यात किया जाता है जापान में। हम अपने अगले बंदरगाह की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट भी आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम बंदरगाह भी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई हमने पढ़ा था, इसीलिए हमने इसको अपनी स्लाइड में लगा के रखा है कि जब भी चीज़ें होगी तो हमको रिकॉल कराते रहेंगे। मुंबई में कौन सा? तो मुंबई जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे गहरे बंदरगाह की बात करेंगे तो हम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज, कुछ याद रखना कि डॉल्फिन नोज किस बंदरगाह के निकट है? तो किस बंदरगाह के निकट है? विशाखापट्टनम बंदरगाह के निकट है। नामक पहाड़ी के निकट स्थित होने का तेज हवाओं से सुरक्षित रहता है। कौन सा बंदरगाह तेज हवाओं से डॉल्फिन नोज के निकट सुरक्षित रखता है? तो हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह है। अब हमें तमिलनाडु राज्य के तीन, जो हमने बताया था कि आपको बड़े राज्यों में बड़े बंदरगाहों में तीन, 13 जो बड़े बंदरगाह उसमें तीन, सर्वाधिक तीन जो बड़े बंदरगाह हैं हमारे तमिलनाडु राज्य में है, वो ये तीन बंदरगाह हैं हमारे एनानोर, चेन्नई और तुतीकोरिन। एनानोर जो है इसे एनानोर भी कहते हैं, कृत्रिम बंदरगाह एक है। यह चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह है एक बड़ा बंदरगाह है, इसका सहायक बंदरगाह है। और चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। हमने जहाँ जहाँ कृत्रिम नाम लिया है वो कृत्रिम बंदरगाह है, और जहाँ हम प्राकृतिक नाम नहीं ले पाए हैं वह भी प्राकृतिक बंदरगाह है। हमने जब कृत्रिम नाम लिया है तो कृत्रिम है, और जो हमने जहाँ पर कृत्रिम नाम नहीं लिया वो प्राकृतिक बंदरगाह है। वैसे तो हमने आपको बता रखा है, अगर जो नहीं बता पाए तो वहाँ भी ध्यान रखना वो प्राकृतिक बंदरगाह ही है। जैसे तूतीकोरिन एक प्राकृतिक बंदरगाह है, इसे चिदम्बरम बंदरगाह की कहा जाए, चिदम्बरम बंदरगाह कहा जाता है, और मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। तो आप चीज़ों को रिकॉल करिए कि सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई, सबसे गहरा बंदरगाह तो विशाखापट्टनम, कहाँ है? उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है। और चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। और एनानोर बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह की सहायता के लिए बनाया गया बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में ही बंदरगाह है। और 13 सबसे बड़े बंदरगाहों में जो बड़े बंदरगाह हैं हमारे, उसमें 3 तमिलनाडु में स्थित हैं, सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में स्थित हैं। और अगर जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की यहीं पर बात कर लें तो ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। एक बार ऐसे पढ़ लीजिए कि जो पश्चिमी ये पूर्वी तट के बंदरगाह, एक बार इनको देख लीजिए आप एक साथ कि पूर्वी तट के हमारे बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। एनानोर, चेन्नई और तूतीकोरिन कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में है। और एक हमारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पश्चिमी तट के बंदरगाह जब भी तुमसे पूछेगा तो कांडला कहाँ है? गुजरात में हमारा है। मुंबई है। नेवा सेवा कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। मार्मोगोवा कहाँ है? गोवा में है। न्यू मैंगलुरु कहाँ? कर्नाटक में। और कोचीन कहाँ है या कोच्चि कहाँ है? केरल में है। कोच्चि केरल में है। एनानोर, चेन्नई, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। पारादीप उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कोलकाता हल्दिया तो कोलकाता हल्दिया कहाँ? वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर देखिए, जब बंदरगाह हम
बोले आपका मन तुरंत मैप में चला जाना चाहिए और आपको जो भारत का मैप है ये बिल्कुल याद होना चाहिए। इस बंदरगाह के वाली स्लाइड के लिए आपको ये मैप तो बिल्कुल आपके दिमाग में बसा होना चाहिए। दक्षिणी भारत का मैप जो है आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। अब हम आप क्वेश्चन बनाएंगे इनके, आप देखना कि क्वेश्चन आपके पूरे बनते चले जाएंगे और क्वेश्चन प्रत्येक किसी न किसी एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम का ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो हम एमसीक्यू में अगर जो देखें तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, और वो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य बंदरगाह कितने हैं। या आपसे पूछ सकता है कि भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं। क्या कुछ पूछ सकता है कि बड़े बंदरगाह कितने हैं या मुख्य बंदरगाह कितने हैं। दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो ये कुल मिलाकर 13 बंदरगाह हैं और इसमें सबसे ज़्यादा अगर जो पूछे तो 3 कहाँ हैं, तो चेन्नई तमिलनाडु में है हमारे। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य बंदरगाह बड़े बंदरगाह कितने हैं, तो 13 बंदरगाह हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर जो हम देखें तो कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमने आपसे बताया था कि आपको याद रखना चाहिए कि पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन से हैं और पूर्वी तट के बंदरगाह कौन से हैं। पश्चिमी तट में कांडला हमने देखा कहाँ है, गुजरात में है, तो गुजरात हमारा पश्चिमी तट पर ही है। मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी हमारा पश्चिमी तट पर है। और न्यू मंगलुरु कहाँ, कर्नाटक में है, ये भी हमारा पश्चिमी तट पर है। एनानोर कहाँ, ये चेन्नई में है। एनानोर चेन्नई मतलब एनानोर चेन्नई। और तुतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में है। और ये पूर्वी तट का बंदरगाह है। अगर जो इसमें हम राइट की बात करें तो हमारा आंसर नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। तो पूर्वी तट का बंदरगाह है एनानोर बंदरगाह, बाकी कांडला, मुंबई और मैंगलोर बंदरगाह तीनों हमारे पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो कोलकाता बंदरगाह हम जानते हैं कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, पूर्वी तट पर ही है। नेहवा सेवा हम तुरंत देखते हैं महाराष्ट्र में कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह के वर्कलोड को कम करने के लिए इस बंदरगाह को बनाया गया था, इसीलिए हमारा पश्चिमी तट पर बंदरगाह स्थित है। और अगर जो अगले बंदरगाह की बात हम करेंगे तो पारादीप उड़ीसा में है, या भी पूर्वी तट पर स्थित है। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, या भी पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। तो इसका अगर जो हम ऑप्शन कौन सा राइट होगा, तो हमारा नेहवा सेवा होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मार्मो गोवा बंदरगाह। अगला क्वेश्चन कहता है कि मार्मो गोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो मार्मो गोवा में स्थित है। निम्न से कौन सा बंदरगाह उड़ीसा तट पर स्थित है, मतलब अवस्थित का मतलब होता है स्थित है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बंदरगाह जो है उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। हल्दिया पूछ ले तुमसे कहाँ है, तो हम तुरंत कह देंगे वेस्ट बंगाल में है। मुंबई महाराष्ट्र में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट भी आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम बंदरगाह भी आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की राजधानी भी विशाखापट्टनम ही है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है और वेस्ट बंगाल में हल्दिया बंदरगाह है। और हल्दिया के साथ साथ कोलकाता बंदरगाह भी है, मतलब हमारा वेस्ट बंगाल में ही है। और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे गहरा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है। सबसे गहरा बंदरगाह की बात करता है तो हम तुरंत पढ़ते हैं विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश वाला जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है हमारा सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे बेस्ट तो मुंबई बंदरगाह। और अगर जो सबसे बेहतरीन बंदरगाह उत्तर भारत के लिए देखा जाए तो कांडला बंदरगाह गुजरात वाला, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, पारादीप उड़ीसा में। हम चीज़ों को बार बार रिकॉल कर रहे हैं जिससे आप ध्यान से जब वीडियो को सुनते चले जाएंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी उतनी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। अगर जो आप वीडियो को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं और अगर जो नोट्स बना रहे हैं तो इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन हमें दीजिए, बाकी इसका आंसर हम आपको बता देंगे। और जवाहरलाल बंदरगाह कौन सा कहाँ पर स्थित है, तो जवाहरलाल बंदरगाह हमारा मुंबई में स्थित है। हम जानते हैं कि नेहवा सेवा बंदरगाह को हम जवाहरलाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और एक कृत्रिम बंदरगाह हमारा है मुंबई में स्थित है। और मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। और मुंबई बंदरगाह की वर्कलोड को कम करने के लिए बनाया गया बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। कहाँ स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसी बंदरगाह की वर्कलोड को कम करने के लिए एक मुंबई में बनाया गया, या मुंबई दे रखा है, वैसे महाराष्ट्र राज्य की बात करते हैं। महाराष्ट्र में बनाया गया नेहवा सेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी आज की अंतिम स्लाइड है। और अंतिम स्लाइड का हमारा क्वेश्चन पहला है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। हमने बहुत बार आपको बता रखा है कि मुंबई बंदरगाह है। इससे ज़्यादा इनसे क्वेश्चन घूम फिर के ही बन पा रहे हैं, क्वेश्चन बनते नहीं इससे ज़्यादा। आपको वही तो कहें 25 से 30 मिनट की वीडियो में आपको 1 से 2 नंबर पक्का हो रहा है। क्या दिक्कत है आपको पढ़ने में। ऐसे टॉपिक को आप पढ़िए कि जिससे आपको चीज़ें क्लियर होती रहें। और आप इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि कंटेंट आप देख रहे हैं अच्छा है। और उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव जो हमने आपको बताया उसको पढ़ लीजिए, एमसीक्यू बना लीजिए। और
अन्य जगह से एमसीक्यू बनाने का प्रयास किया जिससे आपको चीज़ें और क्लियर होते चली जाएं। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए समझिए जरा, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, यूपीपीसी से पूछा गया क्वेश्चन है, पत्तन का निर्माण किया गया कौन सा? पत्तन बंदरगाह को ही कहते हैं। दिमाग में डाल लीजिए आपको कि पत्तन को ही पत्तन बंदरगाह एक ही चीज़ होती है, उसको कौन सा कहते हैं? तो नेवा सेवा बंदरगाह, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है और इसे ही कहा जाता है हमारे JLN जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया कौन सा पत्तन है या बंदरगाह है? तो हमारा कांडला बंदरगाह है। क्यों विकसित किया गया? पूरा देखिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने आपको बताया है। अगर जो आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अगर जो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर जो प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि भैया बड़ी मेहनत लगती है इस प्रकार की वीडियो बनाने में। और अगर जो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में आगे शेयर करते रहिए। और भैया आपसे विनती कह सकते हैं, आप गुजारिश कर सकते हैं कि आप इसको कंटेंट को आप लिख लीजिए, इससे आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद साथियों, किसी अन्य वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय हिंद दोस्तों।